आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एपी के बारे में। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? हमने 8.1 के अंदर पढ़ा था सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है? नंबर्स को इस ऑर्डर में लिखना कि उसमें कोई रूल होता हो। जैसे कि अब हम एक लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब इसके अंदर क्या है कि हर एक नंबर के अंदर जो नेक्स्ट नंबर लेना है हमें, तो 2 का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो जब हमें सीक्वेंस के अंदर प्लस या माइनस से नेक्स्ट टर्म मिले तो उसको कहते हैं एपी। जैसे कि इन सब के अंदर है 2 का डिफरेंस। इसके अलावा मैं कोई अलग एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे कि फर्स्ट टर्म है हमारी 4 और 7, 10, 13 एंड सो ऑन। ये भी हमारी एक एपी है, क्योंकि इसमें जितनी भी टर्म है, ठीक है, वो कैसे आ रही है? +3 करके प्रीवियस टर्म में। ये होती है हमारी एपी। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी जीपी। उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता है, कि नेक्स्ट नंबर हमारा जो आता है मल्टीप्लाई से आता है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में 2 ही के बारे में पढ़ना है, एक है एपी, एक है जीपी। तो हमने ये सीखा कि एपी वो होती है कि एक टर्म से जब दूसरी टर्म आए तो उसके अंदर प्लस या माइनस होता है। ठीक है, जैसे कि ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो प्लस वाले हैं। इसके अलावा अगर हम माइनस वाला एग्जाम्पल लेते हैं तो वो क्या बनेगा? मानो हमारी फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म है 5, ठीक है, थर्ड टर्म है 0, फोर्थ टर्म है -5, फिफ्थ टर्म है -10। तो इसके अंदर देखो हमारा ना कम होता जा रहा है 5-5, तो इसलिए ये एक एपी है। इसके अंदर हम कुछ एक चीजें सीखेंगे जो हमने कुछ पहले सीख रखी है। A1 है हमारी फर्स्ट टर्म, A2 है हमारी सेकंड टर्म, A3 है थर्ड टर्म। ठीक है, इसके अंदर हम जो ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के अंदर डिफरेंस सेम रहेगा, तो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं टी से। ये हमें कैसे पता चलता है? अगर इसके अंदर हम हर एक टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाल ले तो वो सेम आना चाहिए। जैसे कि हम इसके एग्जांपल देते हैं 2 और 4। अगर हमें डी निकालना है तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, A2 की वैल्यू है 4, A1 की वैल्यू है 2, तो आंसर आएगा 2। यानी कि जो हमारा डी आया कॉमन डिफरेंस 2 आया। ऐसे ही जितनी हमें 5 टर्म है, तो इन सब का अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेकंड एग्जाम लिया है, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। जब जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आएगा यानी कि ये एक एपी है। ठीक है, हमने इसमें A1, A2, A3 के बारे में देखा और डी देखा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब हम इसके अंदर एक और चीज सीखेंगे। जैसे कि हमने अभी कहा है कि A1 है हमारी 2, ठीक है, तो हमारी A2 क्या होगी? A2 होगी अगर हम A1 के अंदर जो डिफरेंस है वो ऐड कर दे। ये डिफरेंस हमारा 2 है, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी। ठीक है, A1 प्लस डी, A2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे कि हमने जो ये करा था, ये हमारा A1 है 2, इसके बीच में डिफरेंस है 2। ठीक है, जैसे ही हम A1 के अंदर 2 ऐड करेंगे, देखो हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे 4 के अंदर जब हम 2 ऐड करेंगे तो हमारी A3 थर्ड टर्म आ जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि अगर A3 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? देखो A2 के अंदर डी ऐड करेंगे, सेकंड टर्म के अंदर डी ऐड करेंगे तो हमारी A3 आ जाएगी। ठीक है, अब A2 देखो क्या है? A2 हमारी क्या है? A1 प्लस डी, और एक डी हमारा ये वाला है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। यहाँ से हमें एक माइंड में फॉर्मूला आता है कि जब हम A3 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो A1 प्लस 2D
ठीक है। ऐसे ही अगर हम A4 निकाल लेंगे तो हमारा आंसर बन सकता है A1 प्लस 3D, यानी कि हमें ये देखो A4 है, ये जिस भी टर्म की वैल्यू निकालनी हो उससे एक टर्म कम को D से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इसका जनरल फॉर्मूला बन सकता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस, ब्रैकेट में देखो हम लिखेंगे N-1 ब्रैकेट में D, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा है N-1? हमें पता है कि यहाँ पे जोन सी भी टर्म आनी हो, मान लो यहाँ पे 45 आनी है तो A45 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा क्या बनेगा 45, N अगर इधर 45 है तो इधर भी 45 रखेंगे, 45 माइनस 1 44, तो ये हमारा हो जाएगा A1 प्लस 44, ठीक है। यानी कि ये हमारा जर्नल फॉर्मूला है जो हम किसी भी टर्म को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये सीखा कि अब तक एपी क्या होती है, ठीक है, उसके अंदर सेम डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म के बीच में, ठीक है। उसका जनरल फॉर्मूला है ये AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1 D, ठीक है। ये हमारा एपी का बेसिक है। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, जैसा हमने अभी सीखा है कि हमें कोई सी भी टर्म निकालनी हो, पहले देखो हमें ये दे रखे एपी 3, 8, 13, 18, देखो हमें ये एपी दे ही रखी है तो नॉर्मल सी बात है इनका डिफरेंस भी सेम होगा, इसका भी 5 है डिफरेंस, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, ठीक है। और ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। अब हमें A5 नहीं निकालनी, अगर हमें A5 निकालनी होती तो हम 18 के अंदर 5 प्लस कर देंगे तो हमारा 23 आ जाएगा, लेकिन अब हमें निकालने A10, ठीक है। तो A10 कैसे लिखेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला करा है कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस ब्रैकेट में N-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी हमें क्या है, इसके अंदर हमें सबसे पहले निकालना होगा D, ठीक है। अब हम निकालेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D की वैल्यू कितने आ जाएगी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो अब हमें निकालना है A10, A10 की वैल्यू आएगी A1 प्लस N की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, तो ये आ जाएगा A1 प्लस में 9, ठीक है। वैसे भी हमने कहा था कि जब भी हमें जोन सी भी टर्म निकालनी है उससे एक कम नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, वही चीज आ गई। अब हमें क्या करना है A10 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 5, 9 5 जा 45, 3 प्लस हो जाएगा तो A10 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48, ठीक है। हमने इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि 3 प्लस 9 नहीं करना, 3 प्लस 9 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें करना है पहले मल्टीप्लाई, ये होता है एक बोर्ड मास का फॉर्मूला, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। इसमें ब्रैकेट नहीं थी तो हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई सोल्व करा, फिर हमारा आया, ठीक है। इसके बाद अगर हमें A26 निकालना है, ठीक है, वो देखते हैं। अब लिखेंगे A26 इज इक्वल टू, हमें पता है A1 प्लस N-1 D, इसका कॉमन फॉर्मूला है, तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस N की वैल्यू यहाँ पे 26 है, 26 में से 1 माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 5, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 125 प्लस में 3, तो आंसर आ जाएगा 128। तो यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है A10 है हमारा 48 और A26 है हमारा 128, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81, यानी कि उसने एक AP दे रखी है
जो है 21, 18, 15। ठीक है, हमें ये बताना है कि -81 कौन सी टर्म है उसकी। ठीक है, पहला तो इसके अंदर ये है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे खत्म होता है। दूसरा है आल्सो इज जीरो ए टर्म ऑफ दिस एपी, क्या जीरो भी उसकी एक टर्म है। ठीक, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें इसके अंदर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले हमें एक एपी तो दे रखी है ये, और हमें बताना है कि ये इस एपी के अंदर -81 कौन सी टर्म है। जो मैंने तुम्हें समझाया था कि एक तो ये पूछा जाता है कि इसकी ये वाली टर्म निकालो। ठीक है, उसकी 50वीं टर्म निकालो, उसकी 91वीं टर्म निकालो। दूसरा ये पूछा जाता है कि वो एक टर्म दे रखी है उसकी। ठीक है, तो ये बताने की ये कौन सी टर्म है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखते हैं हम, इसके अंदर हमें एपी दे रखे यानी कि A1 हमें दे रखा है 21। ठीक है, और डी हमारा कितना आएगा, डी हमारा आएगा A2 माइनस A1, जो कि हमारा होगा 18 माइनस 25, 18 माइनस 20। तो आंसर आएगा -3। ठीक है, अब हमें बताना है -81 कौन सी टर्म है, यानी कि ये हमें दे रखा है an, जिसके बारे में बात करें। हमें ये नहीं पता कि ये n कौन सी है, लेकिन ये -81 दे रखी है। ठीक है, ये कोई सी भी टर्म है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें वो -81 है। तो हमें पता है an का फॉर्मूला है A1 प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू में b। ठीक है, A1 की वैल्यू हमें दे रखी है -81 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालनी है। n का मतलब है कि कौन से नंबर पे ये टर्म आएगी, और d की वैल्यू हमने निकाल ली थी -3। ठीक है, अब 21 है, इधर आएगा तो माइनस का 21 होएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या बचेगा n-1 और ब्रैकेट में -3। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आएगा 102। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, और जो नंबर बड़ा है उसका माइनस आए, उसका साइन आएगा। -181 बड़ा है तो इसका माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा n-1 ब्रैकेट में -3। ठीक है, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, अभी उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 102 डिवाइड बाय माइनस का 3 इज इक्वल टू n-1। अब हम क्या करेंगे, माइनस का जो 102 आया है वो नीचे माइनस का 3 है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 3 की टेबल पे जब ये कट होगा तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमारा आ जाएगा 34 इज इक्वल टू n-1। -1 उधर जाके प्लस होएगा, तो 34 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 35। यहाँ पर n की वैल्यू 35 आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो -81 है वो 35th टर्म पे है। ठीक है, जब उस एपी की हम काउंटिंग करेंगे, जैसे कि ये है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, जब हम इसकी काउंटिंग करेंगे 35 तक, तो हमारा आंसर आएगा, वहां पे टर्म आएगी -81। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यस -81 इज ए 35th टर्म ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद अब हम उसने पूछा है जीरो के बारे में। ठीक है, जो हमें यहाँ पे दे रखे आल्सो इज जीरो ए टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो अब हम ये भी ऐसे ही निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे कि जीरो रख देंगे ए एन की जगह, दोबारा हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 ब्रैकेट में डी। ए एन अब हम रख देंगे जीरो, क्योंकि उसने ये पूछा है कि जीरो है ना, जो ये टर्म एपी में आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, आल्सो इज जीरो ए टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो अगर ये किसी नंबर पे आ जाती है, n की कोई वैल्यू आ जाती है,
तो इसका मतलब ये आएगी। अगर n की वैल्यू पॉइंटों में आ जाते इसका मतलब ये इस एपी की टर्म नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू है 21, 21 प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -3। ठीक है, अब 21 उधर जाके -1 होगा, यहाँ पे बचेगा n माइनस वन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में -3। -3 इधर जाके डिवाइड होएगा तो आएगा -21 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 7 जा 21, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 7, क्योंकि 1 वहाँ पे 1 यहाँ पे जाके हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब 0 भी एक इसकी टर्म में है ना, क्योंकि तभी तो n की वैल्यू 8 आई है। तो इधर आ जाएगी 0 इज आल्सो ए टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, उसने पूछ तब आए। ठीक है, बिकॉज इट इज एट्थ टर्म ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। दोबारा समझो, उन्होंने एक एपी दे रखी थी, इसके अंदर एपी हमें पता है 21 से स्टार्ट हो रही है और A1 है A2 है, हमें यहाँ से इसका डिफरेंस भी दिख रहा है डी की वैल्यू की। 18 में से 21 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, सिर्फ हमें ये बताना है कि -81 इसके अंदर, इसके अंदर कौन सी टर्म है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आएंगे कि हमें एक एपी दे रखी है और उसका ये पूछ रखे है कि बीच में एक टर्म दे रखी है, तो वो टर्म उसमें किस नंबर पे आएगी। ठीक है, तो वो इसी मेथड से होएगा। तो यहाँ पे जब हमने -81 an की जगह रखा तो n की वैल्यू आ गई 35। उसके बाद जब हमने 0 रखा n की जगह तो n की वैल्यू आ गई 8, मतलब ये दोनों एक टर्म है इस एपी। ठीक है, अब हम इसका करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी एक दे रखे 11, 8, 5 और 2, हमें यहाँ से दिख रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस है -3। राइट द रिकर्सिव रूल फॉर द एपी। ठीक है, अब हम इसका रिकर्सिव रूल देखना है क्या होता है। सबसे पहले हम इसके अंदर लिखेंगे कि A1 क्या है इसका। ठीक है, देखो इसको हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। क्या देखो, A1 हमारा कितना है 11, और डी कितना आ जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का 3। राइट द रिकर्सिव रूल, फाइंड द nth टर्म। पहले nth टर्म निकालनी है। अगर हमें कोई भी nth टर्म निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस में n माइनस वन इंटू डी। तो nth टर्म ये आ गई हमारी an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितने 11 प्लस n हमें पता नहीं है कितना n -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है -3। ए एन इज इक्वल टू 11 -3, इन दोनों से मल्टीप्लाई होएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस का 3n और प्लस का 3 ब्रैकेट बंद। अब जब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्लस है तो ये साइन एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आएगा 11 माइनस 3n प्लस। ठीक है, तो 11 -3n, तो इसके अंदर कुछ ना प्लस हो सकता ना माइनस हो सकता, 11 और 3 हो जाएगा, 11 और 3 14 -3n। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू आ गई हमारी 14 -3n, जो इसने पूछ रखी थी फाइंड द nth टर्म। ठीक है,
अब हम देखेंगे रिकर्सिव रूल। देखो, रिकर्सिव रूल में हमने पढ़ा था कि कोई भी एक टर्म हमारी कैसे निकलती है अगर हमें उससे पहले की टर्म पता हो। ये हमने रिकर्सिव रूल में पढ़ा था। और यहाँ पे अगर हम उस बात को देखें तो हमारी a1 की वैल्यू कितनी है, 11। a2 की वैल्यू कितनी है, 8। तो रिकर्सिव रूल के अकॉर्डिंग a2 की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमें a1 की दे रखी हो। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें a2 की वैल्यू कब निकलेगी, जब a1 में से 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, a1 माइनस 3। ठीक है, लेकिन रिकर्सिव रूल के अंदर क्या होता है कि हमें n की फॉर्म में लिखना है। अब देखो यहाँ पे तो n है नहीं, यहाँ पे भी n नहीं है, लेकिन हमें इसको n बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, अगर मैं इसको n लिख देता हूँ 1 को, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, n प्लस 1, यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं। 2 को अगर हम n प्लस 1 लिख दे, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी, n। ठीक है, तो ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू ए एन माइनस 3, ये हमारा है रिकर्सिव रूल। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म इन विच द थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। तो देखो इसके अंदर उसने कहा है कि एक एपी है, उसके अंदर 50 टर्म है। टोटल कितनी टर्म है, 50। ठीक है, और A3 दे रखी है हमें 12। ठीक है, थर्ड टर्म 12 है, टोटल 50 है और लास्ट टर्म 106 है। इसका मतलब है A50 हमें दे रखी है 106। ठीक है, और फाइंड करनी है हमें A29। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, जब हमें दो टर्म दे रखी हो, ठीक है, और कोई अन्य पूछ रखी हो, जैसे A50 दे रखी है, A60 दे रखी है, और हमें A72 के बारे में बताना है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमें A3 दे रखा है, जैसे A3 को हम लिख सकते A1 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में डी। ठीक है, A3 की वैल्यू कितनी है, 12 इज इक्वल टू A1 हमें दे नहीं रखा, एज इट इज छोड़ देंगे। n भी नहीं हमें पता कौन सा है, तो n को भी ऐसे लिख देंगे। नहीं, n है हमारे पास 3, क्योंकि थर्ड टर्म की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई डी। तो 12 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 में से बन गया 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2D। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 12 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 2D। ठीक है, क्योंकि हमें A3 दे रखा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, A50 को देखेंगे। A50 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A50 दे रखा है 106 इज इक्वल टू A1 हमें दे नहीं रखा, प्लस n की वैल्यू कितनी आएगी, 50। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो ये A50 के बारे में बात कर रहा है, 50 टर्म के बारे में, तो यहाँ पे A50 होगी ना, इस वजह से 50 में से बन गए 49। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, वो भी नहीं हमें दे रखी, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 106 इज इक्वल टू A1 प्लस में 49 डी। ठीक है, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा, देखो A1 है और डी है, A1 है और डी है। देखो A1 तो A1 है और 49D है और 2D है। यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि अगर मैं इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दूं तो क्या होता है। देखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है बेटे, फर्स्ट पहले क्यों लिखा, क्योंकि ये छोटी है, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलता है, देखो अब क्या करेंगे, पहले बड़े वाली ऊपर लिख देंगे, 106 इज इक्वल टू A1 प्लस 49D। ठीक है, छोटे वाली ये नीचे लिख देंगे, 12 इज इक्वल टू A1
प्लस 2d। अब देखो हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करनी है, तो माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे। और जो ये इसमें से माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट होएगी और माइनस लगाएंगे तो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये कट के यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो 106 में से 12 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 94, और A1 में से माइनस करेंगे A1 तो ये कैंसिल। 49D में से 2D माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 47D। ठीक है, अब 47 जब डिवाइड में आएगा तो 94 डिवाइड बाय 47 इज इक्वल टू D। तो D की वैल्यू आ जाएगी, ये कटेगा 2 पे 2। ठीक है, तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखो A3 की दे रखी थी, A50 की दे रखी थी, इन दोनों का यूज करके हमारे पास D की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी थी A29, तो इसका फॉर्मूला लगेगा A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमें D की भी जरूरत है और A1 की भी जरूरत है, तो D तो आ चुका है। अब हम A1 कैसे निकाल लेंगे कि जो ये D की वैल्यू है ना, ये अगर हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख देंगे तो हमारी A1 की वैल्यू आ जाएगी। देखो D अगर हम यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 2 जा 4, 12 में से माइनस कट हो गए, हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आई है हमारी 12 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। 12 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। 12 प्लस 12 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू A1, तो A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब हमें निकालना था A29। ठीक है, A29 का हमें पता है, ऐसे फॉर्मूला होता है ना, A9 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन ब्रैकेट में D। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 29 आई है तो यहाँ पे 29 आएगी। ठीक है, तो 29 माइनस वन ब्रैकेट बंद और D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो A29 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 56 और 8 प्लस में है, तो A29 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 64। ठीक है, तो हमारा ये आंसर है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले एक नई चीज सीखेंगे कि सम ऑफ द ऑल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अभी तक हमने सीखा है कि किसी भी एपी में हमें कोई सी टर्म निकालनी हो तो वो कौन सी होगी, या फिर हमें वो टर्म दे रखी है वो कौन से नंबर पे आएगी, ये निकालना है। अब हम सीखेंगे सम ऑफ द टर्म। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n बाय में 2 a प्लस में l। l हमारी होती है लास्ट टर्म। ठीक है, और a होती है फर्स्ट टर्म, n होता है टोटल नंबर ऑफ द टर्म। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये एक एपी दे रखी है जिसके अंदर 10 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हमें बताना है सम ऑफ द एन टर्म, मतलब यहाँ तक की जितनी टर्म है उनका सम बताना है।
तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा है n बाय में 2 a प्लस में l। देखो एक तो तरीका इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, लेकिन अगर हमें इसकी जगह बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म दे दी तो हम प्रैक्टिकली ऐड नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, क्योंकि 10 टर्म है, डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस l की वैल्यू कितनी है 20, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। अब इसको जब हम कट करेंगे 2 को 10 से 5 आएगा, 2 और प्लस 22, 5 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इसका आंसर है। ठीक है, तो हमें इसके लिए एक तो n की जरूरत पड़ती है और एक l की और एक a की। ठीक है, अगर हम सबको ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा 110। ठीक है, 110। अब हम इसके बेस पे जो एक क्वेश्चन दे रखा है फिफ्थ, वो देखते हैं क्या। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाले कितने 2 डिजिट नंबर है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 2 डिजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमें ऐसा बताना है कि कितने ऐसे डिजिट हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं और 2 डिजिट हो। तो हम देखेंगे बेटा सबसे पहले A1, मतलब कि एक देखो AP बनेगी। सबसे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है और 2 डिजिट का हो, 12। देखो 12 से तो ऐसा कोई छोटा नंबर है नहीं जो 3 से डिवाइड होता हो, 9 है लेकिन वो 1 डिजिट का है। ठीक है, हमें चाहिए 2 डिजिट, आर डिविजिबल बाय 3। अब सबसे बड़ा कौन सा नंबर होएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म AN, या फिर उसको L भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म वो हमारा हो जाएगा 99। ठीक है, 2 डिजिट का इससे बड़ा तो कोई नंबर हो नहीं सकता जो 3 से डिवाइड हो जाए, है ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, SN, सम ऑफ द n टर्म, मतलब ये जितनी टर्म है 12 से लेके 99 तक। A1 की वैल्यू 12 आ गई, SN की वैल्यू 99 आ गई, तो इसका फॉर्मूला है n/2 a प्लस में l। लेकिन अब देखो a तो हमारे पास आ गया, l भी आ गया, लेकिन n तो आया नहीं, ये कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है जो हमने अभी निकाला, अगर हमें ये क्वेश्चन देता कि एक A1 है, यहाँ पे रख करते हैं, A1 दे रखी है 12, ठीक है, और AN दे रखी है 99 और D दे रखा है 3, तो हमें बताओ ये कौन से नंबर पे आएगी टर्म। ये हमने अभी करा है पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, देखो D मैंने 3 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, 12 के बाद अगला नंबर कितना आएगा 15, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस हम लिख देंगे 3। ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा गिवन। अब हम देखते हैं कि n कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा ए एन इज इक्वल टू, उससे पहले लिख लो d इज इक्वल टू 3। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला है A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए एन कितना है 99 लास्ट टर्म की बात, और A1 कितना है हमारा 12, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है और d हमें दे रखा है 3 मल्टीप्लाई में। तो देखो 12 इधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n-1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में 3। 99 में से जब 12 कट करेंगे तो आएगा 87। ठीक है, और ये आ जाएगा n-1 ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई में 3। तो अब 3 अभी से यहाँ पे आके डिवाइड होएगा, इज इक्वल टू n-1। 3 से जब इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, तो 29 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। यानी कि हमें ये पता चल गया कि 12 से लेके 99 तक टोटल 30 टर्म होगी। ठीक है, अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इज इक्वल टू
n बाय में 2 a प्लस l। n हमें पता है 30 है, और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 12 और l की वैल्यू है 99। 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 111। ठीक है, 2 को 15 से 30 कट करेंगे तो 15 आएगा। अब 111 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जितना आंसर आएगा 5 5 5 और 111, तो 1665 आंसर आएगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं एक बार। उन्होंने कहा था 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए उनका सम बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि एक एपी बनेगी, क्योंकि पहला नंबर 12 है, लास्ट नंबर 99 है और कॉमन डिफरेंस इसका 3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि टोटल कितनी टर्म है, तो इसलिए हम इसका n निकाल लेंगे जो हमारा 30 आएगा। ठीक है, क्योंकि a1 भी है हमारे पास, an भी है और d भी है हमारे पास। तो हमने n निकाल लिया, अब हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है देखो, हरीश started work at an annual salary of 5 lakh and he received an increment of 20,000 each year। मतलब कि एक लड़का अपनी जॉब शुरू करता है जिसके में उसकी सैलरी मिलती है उसको 5 लाख एनुअल। ठीक है, और हर साल उसका इंक्रीमेंट होता है 20,000 का। तो हमें बताना है कितने साल के बाद, हाउ मैनी ईयर्स डिड ही इनकम रीच 7 लाख। ये देखो A1 अगर हम इसमें 5 लाख माने तो D हमारा आएगा 20, और हर साल D1 ऐड होता रहेगा और ये एपी बन जाएगी। वो कैसे, देखो पहले साल है 5 लाख, प्लस अगले साल कितनी हो जाएगी 20 ऐड हो जाएगी तो 5,20,000, उससे अगले साल कितनी हो जाएगी 5,40,000। ठीक है, ऐसे हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो ये एक एपी बनेगी, A1 A2 A3, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 2,000। अब हमें निकालना है, हमें एक लास्ट टर्म दे रखी है, तो बढ़ते बढ़ते 7 लाख पे चली जाएगी। ठीक है, अब हमें बताना है यहां तक n कितना है। ठीक है, n1 तो ये है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे देखते हैं वो कौन सी टर्म आएगी। तो देखो A1 इज इक्वल टू, ठीक है, और D की वैल्यू आ गई हमारी 2000, और AN हमें दे रखा है 7 लाख। ठीक है, तो अब हम इसमें निकाल लेंगे फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू में D। A1 की वैल्यू कितनी है, AN की वैल्यू 7 लाख इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 5 लाख। ठीक है, n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो n-1 और D की वैल्यू है 2000। अब 7 लाख में से 5 लाख जाएंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा n-1 और इधर ब्रैकेट में 2000। तो 7 लाख में से 5 लाख गए, बचेंगे 2 लाख इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 2। ठीक है, अब ये 2000 जब यहाँ पे आके डिवाइड होंगे तो क्या बचेगा, 2 लाख ने ये है 20,000। ठीक है, तो अब 2 लाख को जब हम 1 2 3 4 5 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 4 जीरो से 4 जीरो, 2 से गया 10 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो हमारे पास बचा n-1 इज इक्वल टू 10।
तो n की वैल्यू आ गई 11। इसका मतलब ये है 11 ईयर, इसका मतलब है कि 11वें साल में जाके उसे 7 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, 11वें साल के अंदर, यानी कि 10 साल के बाद उसको इतने मिलने शुरू हुए, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा आफ्टर हाउ मैनी ईयर डिड हिज इनकम रीच 7 लाख, आफ्टर 10 ईयर हिज इनकम रीच 7 लाख। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 11 आंसर आए, क्योंकि 11वें साल के अंदर उसे मिलने शुरू हुए हैं। अब हम देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, ए चाइल्ड अरेंज मार्बल इन रो सो डैट द फर्स्ट रो हैज वन मार्बल। एक लड़का मार्बल्स की रो बनाता है। एक तो रो बना दी, जैसे ये रो है, एक रो, दो रो, तीन रो। ठीक है, पहली रो के अंदर उसने रखा 1 मार्बल, सेकंड हैज 2 मार्बल, सेकंड रो में 2 मार्बल, थर्ड रो हैज 3 मार्बल, 3 मार्बल, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे लगातार जितनी रो, अप टू 25 रो, 25 रो तक। यानी कि जब हम 25वीं रो पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमारे होंगे 25 मार्बल। यानी कि हम इसके अगर एपी बनाए तो हम ऐसे देख सकते हैं 1 2 3, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये चला जाएगा 25। ठीक है, हाउ मैनी मार्बल डज द चाइल्ड यूज इन ऑल, टोटल उसने कितने मार्बल यूज करे, यानी कि हमें ये पता चले इन सब का हमें जोड़ करना है यहाँ पे। ठीक है, 1 से लेके 25 तक का। ठीक है, तो अब देखो A1 क्या है इसके अंदर, 1, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और A2 क्या है, 2, ऐसे बढ़ते चले जाएगा। और A25 कितना आएगा, A25 भी 20 आएगा, क्योंकि 25वीं रो के अंदर 25 ही है। और डी हमारा कितना आ जाएगा, 1। तो हम इसके अंदर सम का फॉर्मूला निकाल लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस में एल। ठीक है, तो एन की वैल्यू 25 है, डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू, एन की वैल्यू 25 है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, प्लस एल की वैल्यू है 25। ठीक है, 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 26, 2 को 26 से काटेंगे तो आ जाएगा 13। ठीक है, 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 315, 325। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 325 मार्बल। ठीक है, वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।